आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पर्यावरण, इन्वायरमेंट। और ये इन्वायरमेंट में कुल आपके 20 एमसीक्यूज होने वाले हैं और क्वेश्चन के अंदर डिटेलिंग तो होंगे जैसे आपके हमेशा एमसीक्यूज में होते ही हैं। तो ये 20 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके सहायक शिक्षक का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, या आप लेबर इंस्पेक्टर का, या हॉस्टल वार्डन का, तीनों के लिए तीनों में आपका पर्यावरण का क्वेश्चन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और पर्यावरण का आप रिसेंट टाइम में देख रहे हैं कि वेटेज भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो एक बार पर्यावरण के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा। एक बार ट्राई करके देखिए कि आपके 20 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, क्या आप 20 क्वेश्चन में 17 से 18 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो रिवाइज करने की जरूरत है, और जो रिवाइज करके बैठे हैं तो उनको एक अच्छा वीडियो के माध्यम से रिवीजन क्लास मिल जाएगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं ये 20 एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज शुरू करने से पहले श्रम निरीक्षक और हॉस्टल वार्डन, इसका टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रहा है। प्राइस आपका 299 रखा हुआ है। तो आपको श्रम निरीक्षक और हॉस्टल वार्डन दोनों के टेस्ट मिल जा रहे हैं इसमें। तो एक कॉम्बो प्राइस पे आप ये ले सकते हैं। नहीं तो हॉस्टल वार्डन का सेपरेट करके टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च किया हुआ है। कल 7 तारीख है, 7 तारीख कल कंप्यूटर का टेस्ट है। 50 एमसीक्यूज, बाकी ऊपर के 2 हो चुके हैं। तो पहले कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप दोनों हॉस्टल वार्डन और श्रम निरीक्षक को जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने एमसीक्यूज को और आते हैं और देखते हैं सारे एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। यौन क्षेत्र, स्थल मंडल, जैव मंडल या मध्य मंडल। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है, इकोसिस्टम की सबसे छोटी इकाई आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर सी, जैव मंडल के साथ जाइएगा, बायोस्फीयर। अब जब सबसे छोटी इकाई पूछा हुआ है आपका इकोसिस्टम का, तो एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि इसकी सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। सबसे बड़ा इकाई कौन सा है, तो इसका सबसे बड़ा इकाई जो होता है वो होता है आपका महासागर। ठीक है, महासागर अब देख लीजिए कितना बड़ा है, तो वो भी तो एक इकोसिस्टम का पार्ट है, तो इसका आंसर वो हो जाएगा। अगला, सतत विकास जिसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है। जैविक जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना या उपरोक्त सभी। पहले आ जाते हैं हम लोग इसके आंसर पे, उसके बाद इसका डिटेलिंग हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही आंसर है, आपको अगर सतत विकास करना है ना, तो आपको सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अब मीनिंग समझिए। सतत विकास का मतलब ये होता है कि हम लोग को अपना डेवलपमेंट तो करना है, हम लोग को अपना डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन फ्यूचर की चीज़ों को नुकसान कम से कम पहुंचाए बिना या ना पहुंचाए बिना अगर हम लोग अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स, क्योंकि अपने हमने पहले इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी किए हुए हैं, तो हम लोग वहाँ पे सतत विकास लेते हैं। तो सतत विकास को नापने का वहाँ पे पैमाना होता है आपका HDI। यहाँ पे वैसा कोई पैमाना नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीज़ जब हम लोग अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए विकास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फैक्ट्री लगा दी, तो आपने 1000 पेड़ भी लगा दिए, ये कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने सिर्फ फैक्ट्री लगाई जिससे प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, ये कहलाता है सिर्फ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाला गैस कौन सा है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन। सबसे ज्यादा पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी गैसेस है जो प्रभावित करते हैं और अच्छा खासा प्रभावित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका कौन कौन और है। एक है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, आपने नाम सुना होगा इसका, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा आपको, ये मीथेन मिलेगा आपको, आपको ये मिलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये 2 गैस ये भी प्रभावित करते हैं। एक रहता है आपका वाटर वेपर, ये प्रभावित करता है, और एक रहता है ओजोन, ये प्रभावित करता है। तो ये मुख्य गैसेस है, आप बोल सकते हैं, जो ग्रीन हाउस से संबंधित है, ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले ज़्यादा। ये गैस जरूरी भी है ना, ये अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो एक्सेस में टेम्परेचर होगा, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। आज के डेट में आप देख रहे हैं ना चीज़ों को, गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, कितनी ज़्यादा लग रही है, यही कारण है क्योंकि इस गैस का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हुआ है। अगला, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, नमधापा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका 1 लाइनर आंसर होगा
इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और आपको बताने, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि ये आपको कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आराम से बता देंगे। अगला, अम्ल वर्षा जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन का कारण क्या होता है? एसिड रेन, इसका मेन कारण क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये होता है। अब देखिए होता क्या है, पानी गिरता है जिसमें एसिड के कंटेंट होते हैं जो मॉन्यूमेंट हो गए और बिल्डिंग को डैमेज करते हैं। ताजमहल पीला हो रहा है, ये सुना होगा आपने, ये एसिड रेन की वजह से। क्या होता है आपका, नाइट्रोजन और सल्फर ये क्या करते हैं, धीरे से गैसियस फॉर्म में जाते हुए आपका ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये बन जाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये बन जाता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। फिर ये जो रहते हैं पानी के साथ मिल जाते हैं और एसिड रेन कराते हैं। ठीक है, ये भी हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है और बहुत सारे बिल्डिंग है उनके लिए हानिकारक है। अगला, बहुत ज़्यादा होगा तो इंसानों के लिए भी। अगला, अच्छा एक और गैस दिख रहा है पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको दम घोटू गैस बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन क्योंकि बहुत बार आया हुआ है। दम घोटू इस वजह से बोलते हैं इसको, अगर आपने इसको इनहेल कर लिया, कोई भी चीज़ जलता है ना तो ये निकलता है, इनहेल कर लिया आपने तो क्या करेगा ना, आपके हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा और हीमोग्लोबिन का जो कैपेसिटी रहता है ना ऑक्सीजन को पहुंचाने का एक जगह से दूसरे जगह, उसको ब्लॉक कर देता है, तो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता है, तो दम घुटना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे ज़्यादा धुआं हो जाता है तो दम घुटता है, इस वजह से होता है क्योंकि हम लोग का जो हीमोग्लोबिन है, मतलब हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डैमेज हो रहा है, ये कारण है इसका। अगला, भारत का सबसे पहला जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, केरला, सिक्किम या मिजोरम? सही आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, इसको ध्यान रखिएगा, पहले भी मैंने कराया हुआ है, सिक्किम सही आंसर है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मई, 5 जून या 16 सितंबर? सही आंसर पहले कर लें, उसके बाद देखते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, जैव विविधता दिवस बोलेगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिए, 22 मई इसका सही आंसर होगा। बाकी सारे भी हैं, जैसे 5 जून आपको लग रहा होगा ये आंसर था, लेकिन इस दिन हम लोग मनाते हैं जो कि कल था, विश्व पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस है इस दिन, विश्व जैव विविधता दिवस नहीं है, है ना। और आपका क्या बच रहा है, आपका 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को मिलता है आपका अर्थ डे, अर्थ डे मनाते हैं हम लोग इस दिन। ठीक है, 16 सितंबर भी है ओजोन डे। कुछ डे हैं जो कि ये सारे आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पता होना चाहिए आपको। राष्ट्रीय जैविक जैव विविधता का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता या इटली? राष्ट्रीय जैविक जैव विविधता का मुख्यालय आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में मिलेगा। आपको दिख ही गया होगा, मैंने यहाँ पे इटली लिखा हुआ है तो इटली का कुछ मीनिंग निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका इटली पे मिलता है, इटली जो कि आपका रोम में है, यहाँ पे आपको मिलता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी हेडक्वार्टर, अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी हेडक्वार्टर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्यालय आपका इटली रोम में है, ऐसे याद रखिए। अगला, भारत में जैविक जैविक विविधता अधिनियम जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट किस वर्ष लाया गया? ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट होगा, बायोलॉजिकल नहीं होना चाहिए इसको। बायोडाइवर्सिटी एक्ट किस वर्ष लाया गया? 2000, 2002, 2004, 2006? बताइए सही आंसर क्या है। वन लाइनर क्वेश्चन है, आया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 2002 सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? कच्छ का वनस्पति, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, कोरल रीफ है या टोंगा वन में? सबसे अधिक जैव विविधता आपको कहाँ मिलेगा, मुख्य रूप से ये पूछा है। तो इसका आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे कुछ लोग कमेंट करें उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपको एग्जाम में फंसाएगा। अगर आपसे क्या पूछता है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला, क्वेश्चन पढ़िए वापस, क्षेत्र पूछता है, तो
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ज़्यादा बड़ा है ना, ये होगा इसका आंसर। आपसे पूछा सबसे ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र बोलेगा, सबसे ज़्यादा आपको पूछता है समृद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो उस जगह पे आप लगाएंगे वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन भी ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन नंबर बी नहीं मिलता है और वेस्टर्न घाट मिलता है तो वेस्टर्न घाट लगाइए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दोनों दे दिया है, वहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, वहीं पे आपका आंसर निकलेगा। इस दोनों चीज़ में क्लियर रहिएगा। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र बोलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के साथ जाइए। सबसे ज्यादा या बहुत ज्यादा समृद्ध क्षेत्र बोलेगा तो वेस्टर्न घाट के साथ जाइएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कौन से वर्ष में की गई है? 1987, 1977, 1973 या 1992? प्रोजेक्ट टाइगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और हमने इसकी शुरुआत 1973 में की है। क्यों की है मैं आपको आगे बताऊंगा। 1992 भी याद रखिएगा, इस साल में हम लोगों ने शुरू किया था, क्योंकि इससे अपने को समस्या भी होता था काफ़ी ज़्यादा। प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन सा डेट है आपका? ऑप्शन नंबर डी 1992। रामसर कन्वेंशन की शुरुआत किस देश से हुई है? रोम, ईरान, अमेरिका या इंग्लैंड? तो रामसर कन्वेंशन आपको पता है भारत भी उसका सदस्य है और वेटलैंड स्थल अपने पास भी हैं, बहुत सारे हैं। तो इसका शुरुआत हुआ ऑप्शन नंबर बी ईरान के साथ। और आज के डेट में मतलब टिल डेट नाउ अगर आपसे पूछेगा वर्तमान समय पे, तो हम लोग के पास कुल जो रामसर साइट्स है वो है आपका 75। 10% नियम किनके द्वारा दिया गया है? लिंडमैन, टेंसले, कार्ल मोबियस, एंसर्ड, हाइनरिक हेकल। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर पहले करते हैं, लिंडमैन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 10% का नियम का मतलब समझिए। मतलब आपने समझ लीजिए, आपने कोई भी चीज़ 1 kg खाया, आप मान लेते हैं 1 kg चिकन आपने खा लिया है, वेज वाले हैं तो पनीर ले लीजिएगा, तो 1 kg का 10% ही जो एनर्जी रहेगा ना वो आपके अंदर आएगा, मतलब 100 ग्राम। तो 1 kg में जितना भी एनर्जी होगा उसका मात्र 100 ग्राम आपके पास आएगा। तो ये 10% का नियम है कि जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं 10% नियम। ठीक, आपको दिख रहा है अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। कौन है अर्नेस्ट हेकल? इकोलॉजी या इकोसिस्टम वर्ड जो हम लोग ये पूरा बना रहे हैं ना, जो कर रहे हैं इकोलॉजी ही हम लोग कर रहे हैं, या हम लोग शुरुआत के क्वेश्चन में देखे इकोसिस्टम, ये वर्ड देने वाले जो हैं वो थे आपके अर्नेस्ट हेकल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में जैविक विविधता के तप स्थल हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? पश्चिम हिमालय, पूर्वी घाट एवं शांत घाटी, पूर्वी हिमालय एवं पश्चिम घाट, पूर्वी हिमालय और शांत घाटी। पहले सही आंसर कर लेते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि हॉटस्पॉट और नहीं है, लेकिन आपके हॉटस्पॉट जो है ना भारत में 4 हैं, टोटल 4 है। हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, फ्लोरा और फौना दोनों मिलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट। ठीक, तो शांत घाटी ये केरल में है आपका, शांत घाटी केरल में है। यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा जो मिल जाएगा, आपको जैव विविधता मिल जाएगा, लेकिन ये भारत के 4 सबसे टॉप मोस्ट वाले नहीं हैं। आपके कौन कौन से हैं टॉप मोस्ट वाले? आपको 2 मिल गया, पूर्वी हिमालय, पश्चिम घाट मिल गया, पश्चिम घाट मिल गया, एक इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है और एक है आपका सुंदरलैंड। इंडो इंडो बर्मा वाला एक क्षेत्र है, एक है आपका सुंदरलैंड, नहीं सुंदरलैंड। ठीक, ये हो गए 4। अगला, रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? जैविक विविधता के बारे में तथ्यों से, वृक्षारोपण से, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, ये इसका सही आंसर। रेड डेटा बुक बहुत जरूरी है, बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध एशियाई शेर पाया जाता है? कान्हा नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? ठीक है, सारे बड़े बड़े हैं, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब है कहाँ पे? गुजरात में मिलेगा। ठीक, कान्हा नेशनल पार्क ये तो बगल में एमपी पे है आपका।
एमपी पे है, यहाँ पे भी आपका टाइगर फेमस है। बांधवगढ़ ये भी आपको एमपी में मिलेगा और यहाँ पे भी टाइगर फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पे आपको वन हॉर्न सॉरी वन हॉर्न राइनो मिलेगा। यहाँ पे वन हॉर्न राइनो मिलेगा, तो फेमस है, ध्यान रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर डी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या उत्पादक। सही आंसर है आपका समस्त शाकाहारी जीव बोला है ना। शाकाहारी क्या कहलाएंगे? शाकाहारी आपका कहलाएंगे ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, अब इसको समझिए। उत्पादक, ये खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स ये हो गए आपके उत्पादक। अब इसी को खा रहे हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता, पहला चरण का हुआ। इसी प्राथमिक उपभोक्ताओं को फिर हम लोग खाते हैं, है ना। इनको हम लोग खाते हैं, हम लोग हो गए द्वितीयक उपभोक्ता। फिर तृतीयक उपभोक्ता में कौन आएगा? जो हम लोग को खाएगा, मतलब खाएगा नहीं, जब हम लोग की बॉडी खत्म हो जाती है तो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया हो गए और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो हमारे बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, वो कहलाते हैं आपके तृतीयक उपभोक्ता। तो ये ऐसा करके फूड चेन चलता है पूरा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972, 1978, 1980 या 1992। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वन संरक्षण अधिनियम बोला है। 1980 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं। 1972 इसको जरूर देख लीजिएगा। अच्छा देख लीजिए पहले, वन संरक्षण अधिनियम, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं वापस से 1972, इस दिन आया था आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसको ध्यान रखिएगा, ईयर इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इस टाइम का है आपका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। ठीक, इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद हमने प्रोजेक्ट टाइगर बनाया 1973 में। ऊपर बोला था मैंने आपको कि इसका संबंध है, यहाँ से संबंध है। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून या लखनऊ। आपको पता है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, देहरादून इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे होता है आपका टोटल 20 क्वेश्चन समाप्त। अब हमने क्वेश्चन में डिटेलिंग की है तो 20 से 50 आपके बन जाएंगे, आपको पता ही है। लेकिन फिर भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 20 में आपके कितने आ रहे हैं। एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 17-18 आपने बना लिए होंगे। ठीक है, अगला वीडियो आप किस टॉपिक में देखना पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम लोग और हमारी टीम इसके ऊपर वर्क करने का पूरा प्रयास करेगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे लेबर इंस्पेक्टर के टेस्ट सीरीज़ पे तो आप उस पहले कमेंट के लिंक से उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।